योजना के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसमें आपका मॉडर्न पोल्ट्री प्रोसेसिंग यानी कि साफ सुथरी हाइजेनिक दुकानें। अब इसमें आपको एक पिक्चर में बताता हूँ कि आप एक तरह से देखिए भी एक ये दुकान है जिसमें कि अपना व्यापार चलता है, ठीक है, कि भी एक जो है मुर्गा है रास्ते में कट रहा है, सब कुछ दिख रहा है, हर आदमी को दिख रहा है कि ठीक है कट रहा है। अब जो नहीं खाता है उसके लिए बड़ी परेशानी है। और दूसरा है आप देखेंगे भी कुछ मशीनें जो है वो लगी हुई है। तो अब आपने क्या है कि जो अपना पोल्ट्री में जो हम मुर्गा तैयार करते हैं ये कैसे हम लोगों के लिए कैसे व्यवसाय में हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारे लिए क्या आगे के लिए चैलेंजेस है, ठीक है। तो अभी क्या है पिछले कई वर्षों से हमारी यह भी जो व्यवस्था है ये बहुत पुरानी व्यवस्था है, परंपरागत व्यवस्था है, मतलब ये जिसको हम ट्रेडिशनल कहते हैं ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था में समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है। भाई जैसे कि मेरे पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, मैं एंड्रॉयड फ़ोन है उसको चला ले रहा हूँ। मेरे बच्चे हैं वो मेरे से भी ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन में, ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन में क्या मेरा व्हाट्सएप पे काम है, फ़ोन पे काम है या कोई ये काम है। बाकी जो मेरे बच्चे हैं वो और ज़्यादा उसमें घुसे हुए हैं। और जो मेरे पापा हैं उनको खाली कीपैड ही चाहिए, उनको एंड्रॉयड से एलर्जी है, वो चला ही नहीं पाते। तो ये क्या है कि समय के साथ में बदलाव है, तो समय के साथ में जो बदलाव है उसको हमें समझना पड़ेगा और उसको बदलाव को समझ के आगे चलना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा ये जो मॉडर्न पोल्ट्री प्रोसेसिंग है इसको इस योजना में शामिल कराना और इस चीज़ को आगे बढ़ाना, इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, जो फेडरेशन है उसका उद्देश्य क्या है वो भी हम आपको क्लियर करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो हम ये खुले में जो काट रहे हैं, तो जो मार्केट होती है, एक तो चिकन में आपने सुना होगा फ्रोजन, ठीक है, और एक होता है जो अपन मुर्गा काट के अपन सेल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं वेट मार्केट, ठीक है। एक वेट मार्केट होती है, ड्राई मार्केट होती है। ड्राई मार्केट जो फ्रोजन वाला है वो उसको ड्राई मार्केट बोलती है, यानी उसमें कोई मतलब गंदगी है, कोई चीज गीलापन नहीं होता, ठीक है। तो वेट मार्केट और ड्राई मार्केट, तो वेट मार्केट का मतलब आप समझ जाएंगे कि वेट मार्केट का मतलब क्या है। तो हमारा उद्देश्य है कि जो वेट मार्केट है उसको एकजुट करना, उसको समर्थन, ठीक है, उसको हमारा समर्थन पहले भी था, आज भी हमारा समर्थन है, उसको जो समर्थन कर भी रहे हैं। तो जो वेट मार्केट उसको समर्थन करना और उसको मजबूत करना ताकि आगे की कोई भी परिस्थितियां, भाई आप देख रहे हैं कि कुछ वर्षों से प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई, काम में वो आजादी नहीं है, तो जो प्रतिकूल परिस्थितियां है उस प्रतिकूल परिस्थितियों में आप लोग खड़े रह सकते, ठीक है, और अपने जीने के लिए आप बेहतर तकनीकी में उन्नति आप कर सके। तो ये हमारा नोबल उद्देश्य है जिसको कहते हैं कि नोबल कॉज है, ठीक है ना, उसको लेकर हम आगे चल रहे हैं। दूसरा कि हमारी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, हम एज ए एसोसिएशन और एज ए पोल्ट्री सेक्टर हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके भी साथ है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको भी सपोर्ट करते हैं। तो अब यह भी जो गवर्नमेंट की भी इस टाइम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, माननीय प्रधानमंत्री जी है कि भाई आत्मनिर्भर भारत, तो हम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश भी चाहते हैं, स्वच्छ भारत तो हम स्वच्छ उत्तर प्रदेश भी चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो शॉप है अपनी और जो आधुनिक पोल्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग में बदलने की आवश्यकता क्यों और हमारे लिए क्या अवसर है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ा सूबा है, तो हमारे यहाँ के प्रदेश की जो आबादी है वो लगभग 60% से अधिक आबादी नॉन वेजिटेरियन, तो हमारे लिए कितनी बड़ी मार्केट है। दूसरा, हमारे उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख टन से अधिक ब्रॉयलर हर महीने तैयार होता है, हर महीने 1.5 लाख टन समझ रहे हैं, 1.5 लाख टन मुर्गा हमारे यहाँ पर हर महीने औसतन जो है वो तैयार होता है, यानी कि साल का लगभग 18 लाख टन और 2 करोड़ अंडा महीने पैदा होता है। और हमारा उत्तर प्रदेश का जो पोल्ट्री सेक्टर है वो लगभग 20% की ग्रोथ से बढ़ रहा है, यानी कि 5 साल में हमारा उत्तर प्रदेश का पोल्ट्री सेक्टर है वो डबल हो रहा है कृषि के अंदर। लेकिन मेरा दावा है कि एग्रीकल्चर में कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जो 20% 18% की ग्रोथ से बढ़ रहा हो। और ये पोल्ट्री जो आज सरकार को उसको सपोर्ट की जरूरत है, हम सरकार के पास जा रहे हैं, हमें सपोर्ट की जरूरत है, बाकी ये उद्योग अपने बलबूते पर खड़ा हुआ है। नेक्स्ट, जो
मीट की जो डिमांड है वो 50% से अधिक जो डिमांड है वो चिकन से पूरी होती है। और इसी तरह का जो आंकड़ा है वो हमारे देश का है कि जो सामान्य एक जैसे हमारा जैसा आदमी सामान्य नागरिक है, आप बहुत लोग आप मेहनत करने वाले हैं, हमारे हैं सिंह साहब हैं, तो ये हम सामान्य नागरिक हैं। तो सामान्य नागरिक को प्रति किलो वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। यानी कि मेरा वजन 80 किलो है, तो 1 किलो वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, यानी कि मेरे को रोज का 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो 80 ग्राम प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में और देश में 80% से अधिक लोगों के पोषण में, खान पान में प्रोटीन की कमी है। भाई जैसे आपने देखा होगा प्रोटीन की आवश्यकता है, इम्यूनिटी है। हमने कोरोना में हम लोगों ने बातचीत की, तब हमको पता लगा प्रोटीन और क्या है आवश्यक है। 90% लोग जो है डेली प्रोटीन के बारे में जानते ही नहीं। चिकन और अंडा ये प्रोटीन का सबसे सस्ता जो चार्ट बनाया था, भी प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत क्यों है चिकन और अंडा, उसका ये चार्ट कि ये जो अपना खाद्य सामग्री है उसमें किसके अंदर कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, और वो पर ग्राम एक जैसे 100 ग्राम की कॉस्ट निकाली हमने, तो 100 ग्राम में 1 ग्राम की कॉस्ट कितनी आएगी। तो चिकन है उसके अंदर 27% प्रोटीन होती है, अंडा है 13% प्रोटीन होती है, मटन है उसमें 21% होती है, बादाम में 21% होती है, और आपका दूध है 3.5% होती है, पनीर में 19 होती है, और दाल में 12% होती है। ठीक है, अब जो 100 ग्राम चिकन की वैल्यू क्या है, भाई मान लो कि 220 रुपये बिक रहा है, ठीक है जी, 220 रुपये बिक रहा है, 90 से 100 पैसा यानी कि 1 रुपया करीब उसकी कॉस्ट पड़ती है, 90 1 रुपये से कम। जो मटन है उसकी कॉस्ट पड़ती है लगभग 3.5 से 3.5 रुपया पर ग्राम प्रोटीन पे। जो बादाम है उसकी कॉस्ट पड़ती है 4.5 से 4.5 रुपया। जो दूध है उसकी कॉस्ट पड़ती है लगभग आपका 2 रुपया। पनीर है उसकी कॉस्ट पड़ती है 2 से 2.25 रुपया, और दाल है उसकी कॉस्ट पड़ती है लगभग 1.5 से 2 रुपये। तो ये पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्ट है, इसलिए कहा जाता है कि जो चिकन है वो सबसे सस्ता स्रोत है। एक दूसरा, चिकन और अंडा क्वालिटी प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत, मतलब प्रोटीन की बात है। जैसे अपने जैसे फीड बनाते हैं मुर्गे की, तो उसमें सोया होता है और दूसरी डीडीजीएस होती है। तो सोया के अंदर भी 46% प्रोटीन है, डीडीजीएस के अंदर भी 46% प्रोटीन है, लेकिन आपका डीडीजीएस में और आपका सोया में जमीन आसमान का फर्क है। आप एक भारतीय टेंडर है और दूसरी आपकी एक्सयूवी, ये फर्क है। तो ये जो कुछ पॉइंट थे कि हमको जो परंपरागत हमारी जो वेट मार्केट है उसको हमें आधुनिक में क्यों बदलना है, ये उसके क्या अवसर है, ये हमने बताया। अब आगे आते हैं जो अपनी मॉडर्न पोल्ट्री प्रोसेसिंग होता है उसमें क्या क्या मशीन जो है वो लगती है। आपको ये समझना है कि हम जो मुर्गे की जो अपनी शॉप है उसमें 2 काम होते हैं। एक तो क्या करते हैं कि हम बर्ड को स्लाटर करते हैं, ठीक है। तो अभी तो स्लाटर करते हैं क्या है कि मुर्गा पकड़ा, उसकी गर्दन काटी, और प्लास्टिक का जो डब्बा है, पता नहीं दादाजी ने धोया है, पिताजी ने धोया, किसने धोया, उसमें डाल दिया। हजारों लाखों उसमें मक्खियाँ होती है, ठीक है, उसमें डाल दिया। वो मुर्गा अपने उससे जान दे देता है और उसको निकालते हैं। तो जब डालते हैं सफ़ेद निकलता, वो लाल है पूरा। तो उसके लिए क्या है, ये हमारा भी हम लोग इस तरह से मीट तैयार करते हैं। फिर उसके बाद में उसको हम छीलते हैं, उसकी पचौनी आते वगैरह हमने निकाल दिए। जब हमने निकाल दिया उसके बाद में हम उसको क्या करते हैं, वह अपना लकड़ी है गट्टा, उसके ऊपर हम पीस करते हैं, ग्राहक को देते हैं। तो एक में अपन क्या है कि बर्ड को स्लाटर कर रहे हैं, तो हमारा जो स्लाटर करने का जो तरीका है वो अनहाइजेनिक है। दूसरा, हम उसको जो आगे स्लाटर करके जो उसकी पीस कर रहे हैं वो भी हमारा तरीका जो लकड़ी का गट्टा है वो भी हमारा अनहाइजेनिक है। तीसरी चीज़ जो है वो हम बाहर ओपन में काम कर रहे हैं। तो ओपन में काम कर रहे हैं तो जो आदमी नहीं खाता है उसको अपनी परेशानी है। तो इस काम को हम कैसे करेंगे, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इस काम को कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। भाई मशीन इसमें लगती है, एक तो किलिंग कॉर्न मशीन लगती है। भाई जो किलिंग कॉर्न जो आप डब्बे में डालते हो वो किलिंग कॉर्न मशीन है, उसका भी फोटो दिखाएंगे। किलिंग कॉर्न मशीन में आप मुर्गा ऊपर से डालते, नीचे उसकी मुर्गी आती है, उसको आप हलाल करिए, काटिए, जो भी आपको करना है झटका करिए, उससे आप करिए, आपका ब्लड अच्छे से निकलता है। आपका पोर्शनिंग मशीन होती है, जैसे आप उससे पोर्शन अपने चाकू चापर से आप करते हैं तो उसमें हड्डी लगती है, तो हड्डी क्रिच भी आती है और पीस सही से नहीं करते। पोर्शनिंग मशीन आती है, उससे अच्छे से जैसे अपने
आरा मशीन होती है, आरा मशीन पहले लोग कुल्हाड़ी से काटते थे, लकड़ी अच्छे से नहीं कटती थी। अब आरा मशीन आ गई, छोटे छोटे कट रहे थे तो लकड़ी बिल्कुल फाइन तरीके से कटती है। तो उसी तरह से अपना उससे पॉस्टिंग मशीन से कटता है। हेवी स्पेशल टेबल होती है जिसमें कि आप मुर्गा उसको आप छीलते हैं, उसकी पचौनी वगैरह निकालते हैं तो उसको एविस्क्रेशन बोलते हैं। उसको पचौनी वगैरह निकालते हैं उसको एविस्क्रेशन बोलते हैं। अब जो सहायक सामान है इसमें डीप फ्रीजर लगता है, फ्लाई कैचर है, बर्ड केज है जो सभी के पास होता ही है, स्टील की ट्रे है, स्टील चाकू चापड़ है, बाल्टी है, ये उसके सहायक सामान। अब इसमें आपको जो आधुनिक है उसमें पक्का फर्श बनना है, हवादार बनना है, मतलब पक्की दुकान बननी है तो पक्की दुकान आपने बहुत से लोगों ने बना भी रखी है। आपने पक्की दुकान तो बना रखी है लेकिन आपने बहुत से लोगों ने तरीका हाइजीनिक नहीं कर रखा है। भाई वो पक्की तो दुकान है लेकिन वो जो बाहर रोड पर काट रहा है उसी तरह से वो भी काट रहा है, जो बोरी बिछाए काट रहा है उसमें उसी तरह से वो काट रहा है। भाई उसमें आपका जो पक्का है टाइल लगी हो, अगर आपका मान लीजिए मार्बल अगर आपने लगाया हुआ जिसमें आपने पचौनी वगैरह निकालने के लिए आपको विस्क्रेशन टेबल की जरूरत नहीं है। आपको जो आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट बनानी है इसमें आपका बाहर से मतलब जो आप काम कर रहे हैं वो बाहर से दिखना नहीं चाहिए, जो रास्ते पब्लिक जा रही है उसको दिखना नहीं चाहिए। ठीक है कि भाई वो जो जिसको खरीदना है वो अपना अंदर आए, वो भी अपना देखे, ठीक है उसके सामने कट रहा है वो अलग बात है, लेकिन बाहर से रोड चलते हुए आदमी को दिखना नहीं चाहिए। बाकी आप कुर्सी टेबल है, एग्जॉस्ट है, ये सब चीजें जो है वो आप वहाँ लगाएंगे खूबसूरती होगी। क्लिंग कौन है, यहाँ पर क्लिंग कौन पे मुर्गा डाला, नीचे गर्दन आ गई उसकी और उसको हलाल कर दिया या उसको काट दिया, उसके बाद में ये एक कंप्लीट यूनिट है। अब इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पर जो मीट है वो विदाउट स्किन बिकता है। आपने सिंक में धोया और आपने ग्राहक के अनुसार पोर्शन करके दे दिया। तो ये अभी हम लोग यहाँ कानपुर के आसपास है, उत्तर प्रदेश में जो सिस्टम है उसमें क्या है कि आपका जैसे डीफेदरिंग है ये अभी हो नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये ट्रेंड में आता तो अच्छा है। ये आपका जब आप स्किन सही देंगे तो आपको 100 ग्राम जो है वजन बढ़ जाता है। अब आप साउथ में जाएंगे तो अगर एक मतलब जैसे मान लो कि अभी 220 रुपये किलो चिकन बेच रहे हैं तो जो स्किन सहित है वो चिकन आपका 200 रुपये किलो, तो ग्राहक को भी सस्ता हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हालांकि वो नहीं है पर लेकिन ये अभी आपका जब आप अपने यहाँ कानपुर में भी ये दो जो चीज़ है, ये दो चीज़ इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो टैंक हो गया, ये आपका डीफेदरिंग हो गई, यहाँ पर आदमी ने वॉश, यहाँ पर आदमी ने जो है उसकी पचौनी वगैरह निकाल दी, यहाँ पर उसने वॉश कर लिया और यहाँ पर उसने पीस किया और ग्राहक को दिया। तो ये दुकान का डायग्राम है और ये आपका कस्टमर एरिया हो गया। यहाँ से जैसे कस्टमर आया ये आपका कस्टमर एरिया, ये उसका दुकान का डायग्राम। पूरा मंडी आई, आपने जिबा किया और आपका नीचे ड्रम रखा है, आपका ब्लड सारा इकट्ठा हो गया। दूसरा आपका डीफेदरिंग मशीन है, उसमें आप मुर्गा डालेंगे, पंख से हलाल किया मुर्गा डालेंगे और वो आपका पंख हट के मुर्गा निकलेंगे। पोर्शनिंग मशीन है और दूसरा नीचे चौथी साइड अपना दाहिने साइड में एविस्ट्रेशन टेबल। फ्रीजर आपके पास में है भी है। जब आपके पास में डीप फ्रीजर होता है, आपके पास अच्छी दुकान होती है तो आपके पास में जैसे साहब ने बताया नगेट्स बनते हैं, बोनलेस बिकते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें भी बिकने हैं। किसी ने लुल्लू मॉल में जाके देखा है? लुल्लू मॉल गए कोई? लुल्लू मॉल में आप जाके देखेंगे बिल्कुल पैकेट में कोई मुर्गा छिला हो, कोई पैकेट में रखा हो, उसके ऊपर लगा हुआ है 1123 ग्राम का और ये 210 रुपये का है, उसको पीस करके दे देते हो। अब बाकी लुल्लू मॉल में आपका मीट सेक्शन आप देखेंगे उसमें सब चीज़ें आपकी अलग अलग है। बोनलेस चाहिए आपको, हड्डी चाहिए, गलेगी चाहिए, पतली चाहिए, सब आता है। एक ये आपका जो चाकू चापड़ है, तो अभी आप क्या करते हैं कि जब आप लोहे का औजार आप इस्तेमाल करते हैं, एसएस का औजार यूज़ करते हैं, आपको हाइजीनिक शॉप में आपको एसएस का यूज़ करना है, लोहे का यूज़ नहीं। तो ये आपने अच्छा से इन मशीनों से आपने अच्छे से मीट तैयार किया। ये आपका है भाई, पक्की दुकानों को हाइजीनिक तरीके से आपने मीट तैयार किया। अब आपकी जो आपकी ट्रेडिशनल शॉप है और आधुनिक शॉप है उसमें फ़र्क क्या है? ये हमने चार्ट बनाया, कुछ पॉइंट बनाए कि भाई जो अपनी मॉडर्न शॉप है उसमें आपका निर्माण है वो पक्का है, टाइल है, पानी निकलने की निकासी है, सब कुछ प्रबंधन है। और दूसरे में आपका कच्चा है, ठक्कर है, बोरी लगा के आदमी काम कर रहा है। वेंटिलेशन भाई यहाँ पर हवादार एग्जॉस्ट कर रहा है, हवादार है प्रॉपर। और दूसरे में आपका खुला है, धूल मिट्टी है, धूल है। बिजली है यहाँ पर अवेलेबल है, उधर अवेलेबल नहीं है। केज है, बर्ड का स्टार्टर है, पीस करना है, औजार है जो अपन ने भी पीछे देखा। ये इस तरह से भी मतलब
मेन बात यह है कि आप जब आधुनिक में आप काम करेंगे तो आपका जो काम है वो मैकेनिकल हो जाएगा। यानी कि आप बर्ड को जो स्लाटर कर रहे हैं, आप क्लीन कौन से कर रहे हैं, वहाँ पर मशीन आएगी। आप पीस कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी मशीन आई। तो जो आपका अनहाइजेनिक है, तो जो आप डब्बे में डाल रहे थे, अब आप डब्बे में नहीं डाल रहे हैं, अब आप क्लीन कौन में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका तरीका हाइजेनिक हो गया। और जानवर से जैसे अभी बहुत सारे मुस्लिम भाई भी हैं, तो मुस्लिम में आपको भी हलाल कहा जाता है। तो हलाल में क्या है, ब्लड खाने के लिए मनाही है, ठीक है ना। तो हलाल में ही कि हलाल जब करते हैं तो ब्लड अच्छे से निकलता है। तो जब आप काट के डब्बे में डाल देते हैं, ब्लड अच्छे से निकलता नहीं, ठीक है। अब हमको कोई, हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग बीमार तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर किसकी जांच कराता है, किसकी जांच कराता है, क्यों 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 खून की जांच क्यों कराता है, क्योंकि उसी में सारी बीमारियां होती हैं। अगर हमारा तरीका बर्ड स्लाटर करने का अगर तरीका अच्छा नहीं होगा तो गोश्त कैसे, मीट कैसे अच्छा होगा, ठीक है। दूसरा, जब हम उसको लकड़ी के उस पर काट रहे हैं तो वहाँ पर भी वो कंटामिनेटेड होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपकी क्या है, पोर्शनिंग मशीन आपने लागी तो आपका लकड़ी का गट्टा खत्म हो गया और आपका इधर जो हलाल करने का जो तरीका वो आपका ठीक हो गया। तो ये मोटा मोटी चीज़ें हैं जो आपकी एक आधुनिक शॉप में रहेगी और दूसरी आपकी जो ट्रेडिशनल शॉप में होती है वो आप जानते हैं। इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको मालूम है। बस मोटा मोटा ये समझना है कि जो आधुनिक में है इसमें आपका मेन मैकेनिक तरीका स्लाटर करने का और पीस करने का, ये दो तरीके तो आपको चेंज करने ही करने। तीसरा है कि आपका मीट जो कट रहा है बाहर से दिखना नहीं चाहिए। एक अप्रोक्सीमेट आपका वो है कि आपका किलिंग कौन है, लगभग 35,000 का है। आपका एविस्ट्रेशन टेबल है वो 20,000 की है। जो सिंक यूनिट है एसएस की वो लगभग आपकी 20,000 की है। इसको आप अपने जब दुकान आप बनवाएंगे तो मार्केट से आप सिंक ला के भी लगवा सकते हैं, तो आपका कुछ खर्चा कम हो जाएगा उसमें। जो पोर्शनिंग मशीन है वो एसएस की 8 इंच डायमीटर की है। वो लगभग आपकी पोर्शनिंग मशीन आपकी 50,000 की है। डीप फ्रीजर है वो आपका 30,000 का है। केज है, बैंक डिजिटल बैंक स्केल है। चाकू चापर है वो एसएस का है। ट्रे सेट है, स्प्रे टूल किट है, फ्लाई कैचर है, सिविल वर्क है, फर्श पक्का लगभग 1 लाख रुपये उसमें लग गया आपका मोटा मोटा। किसी का कम भी लग सकता है, किसी का ज़्यादा भी लग सकता है। बिजली पानी की व्यवस्था है, काउंटर टेबल है, कुर्सी है। और आपकी जो दुकान है, हमारी अच्छी दुकान पर तो आपको ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपका लाइसेंस लीगल है या अन्य जो खर्चे हैं, तो लगभग आपका मोटा मोटा 3,30,000, 3.25 लाख, 3.5 लाख के आसपास आपका ये खर्च है। तो ये जो खर्च है आपका है, ये एक बार में आपका खर्च हुआ। इसको किसी को जो खर्च हो रहा है एक बार में खर्च हो रहा है, उसको बोलते हैं टर्म लोन। इस टर्म लोन की आपकी किस्तें बनी, ठीक है, कि भाई 3,32,000 इसकी आपकी किस्तें बन गई। अब ये किस्त आपकी हर महीने 48 किस्तों में आपका चुकता होगा। बाकी 5 लाख में जो बका वो आपका वर्किंग कैपिटल में। तो ये इस तरह से आपकी जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो हमने आपको बताया। तो फार्मर जो है वो इंटीग्रेशन कंपनी के मुकाबले कंपटीशन नहीं करता है। उसी तरह से जो व्यवस्था में आए दिन सरकार की ओर से, विभाग की ओर से जो परेशानियाँ होती है, तो ये जिस तरह से काम रोड पे खुले में कट रहा है, ये कटना अब आगे के लिए परेशानी है। फिर आप देखते हैं परेशानी, जब हम अच्छे तरीके से काम करेंगे सरकार हमें सहयोग कर रही है। एक तरफ हमें सरकार सहयोग कर रही है और दूसरी तरफ हम काम करेंगे तो सरकार डांटती है। तो हमें डांटने वाला काम करना है या सरकार के सहयोग वाला काम करना है? कौन सा काम करना है? सहयोग वाला काम करना। आज हमें सरकार पैसा दे रही है, तो ये बहुत वर्षों की मेहनत है कि भी इस काम को करने में आज हम इस मुकाम पर आए हैं। तो फेडरेशन की ओर से मैंने बहुत रातें जागी है। मैं आज भी अगर मैं आपके सामने ये चीज़ें बना के पेश कर रहा हूँ तो मैं परसों 4:30 बजे सोया था, कल मैं 3 बजे सोया हूँ, तब आपके सामने 3 बजे सोया हूँ और आप लोगों से पहले यहाँ सबसे पहले हाजिर हुई। तो ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत रातें खराब हुई, बहुत घंटे खराब हुए, उसके बाद आज हम आके बैठे हैं कि भी सरकार सहयोग